दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। अमित शाह के बस्तर दौरे पर कांग्रेस का सवाल। दीपक बैज ने अमित शाह से पूछे 8 सवाल। सुर्खियों में आई पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। रेणुका सिंह के बयान पर दीपक बैज का पलटवार। रेणुका सिंह सरकार में रावण कौन, दीपक बैज। बीजेपी विधायक का विवादित बयान। भगवान राम को लेकर दिया बयान। कहा दशहरे के दिन मारे गए थे भगवान राम। कांग्रेस ने बिजली ऑफिस का किया घेराव। कांग्रेस ने तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। बिजली बिल माफ योजना को चालू करने की मांग। क्रांति सेना के जिला मंत्री पर जानलेवा हमला। अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं। शाह सिराहासार भवन में बस्तर दशहरा के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार की पारंपरिक रस्म में शामिल हुए हैं। उनके साथ में सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। वे मंत्री मांझी और चालकी मेंबर और मेंबरीन समुदायों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्हें बस्तर दशहरा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अमित शाह के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। राजधानी स्थित राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अमित शाह से 8 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह बस्तर वासियों को देंगे ये गारंटी। बस्तर में अडानी या फिर अन्य उद्योगपतियों की एंट्री नहीं होगी। एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर क्यों नहीं आ रहा। नंदराज पर्वत की लीज रद्द की जाएगी। क्या नगर नार इस्पात संयंत्र नहीं बिकेगा। बस्तर में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर अब नहीं होगा। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं और आज बस्तर भी गए और कांग्रेस ने बस्तर को लेकर कुछ सवाल पूछा है और फिर से पूछ रहे हैं कि उम्मीद है कि अमित शाह जी बस्तर में ही इन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल बस्तर की जनता हित और हक के लिए कि जिस प्रकार से कि शाह इस बात की गारंटी देंगे कि बस्तर वासियों के मंशा के खिलाफ जिस तरह से वहां के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, क्या अडानी और अंबानी बस्तर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है क्या। नंबर 1। नंबर 2, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नंदराज पर्वत की लीज अब तक रद्द क्यों नहीं हुआ। तीसरा। चौथा, नगरनार इस्पात संयंत्र नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी देंगे क्या। नंबर 5, बस्तर में आदिवासियों का फर्जी मुठभेड़ नहीं होगा, इसकी गारंटी देंगे क्या। नंबर 6, आरक्षण संशोधन विधेयक कब तक लंबित रहेगा। नंबर 7, बस्तर के तीनों खदानों को निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा गया। और नंबर 8, मोदी सरकार ने आदिवासियों के वन संरक्षण अधिनियम को 2006 को संशोधन क्यों किया। ये हमारे 8 सवाल हैं जो बस्तर की जनता और हक के लिए है, वहां के आदिवासियों के लिए है, वहां के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाने के लिए और बस्तर के युवाओं के लिए। हमें उम्मीद है कि अमित शाह जी इन सवालों का
बस्तर के हक के लिए जवाब देंगी। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोहनत से बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर से अपने बिगड़े बोल के लिए सुर्खियों में आ गई हैं। रेणुका सिंह ने कहा कि हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता नहीं। हमारे मन में ही रावण है, घर में भी रावण है और सरकार में भी रावण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेत्री रेणुका सिंह सार्वजनिक सभा में बता रही हैं कि सरकार में भी रावण है। रेणुका सिंह से हमारा सवाल है कि सरकार में रावण कौन है? मुख्यमंत्री रावण है कि दोनों उप मुख्यमंत्री रावण हैं या फिर वित्त मंत्री ओपी चौधरी रावण है? वैसे तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, वसूली में ये सरकार डूबी है, पूरी सरकार ही 17 सिरों वाली रावण लगती है। पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेत्री रेणुका सिंह जी का बयान आया है सार्वजनिक कार्यक्रमों में कि वो बोल रहे हैं कि सरकार में भी रावण है। रेणुका सिंह जी से हमारा सवाल है कि सरकार में कौन रावण है? क्या मुख्यमंत्री रावण है या दोनों उप मुख्यमंत्री रावण है या फिर वित्त मंत्री ओपी चौधरी रावण है? ये रेणुका सिंह जी को स्पष्ट बताना चाहिए। और साथ ही कि जिस प्रकार से सरकार में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट चल रहा है, मैं तो समझता हूं कि सरकार में 14 सिर वाले रावण बैठे हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। इस वायरल वीडियो में विधायक पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कि दशहरे के दिन राम मारा गया था। विधायक के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने हमला बोला। इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने जिस प्रकार से दशहरा मैदान में भगवान राम के वध की बातें की है, वह कोई रामद्रोही ही कर सकता है। पुरंदर मिश्रा ने पहली बार ऐसा नहीं कहा, इसके पहले भी पुरंदर मिश्रा भगवान राम के मारे जाने की बात कही थी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बार बार कोई बात बोल रहा, मतलब वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। पुरंदर के भाषण से साफ हो गया है कि बीजेपी की श्री राम भक्ति कालनेमी वाली भक्ति है। बीजेपी अपने इस विधायक पर कार्रवाई करे और प्रदेश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगे। जिस तरह से भाजपा के विधायक पुरंदर मिश्रा जी का जो रावण वध के दौरान जो बयाने आ रहा है कि दशहरा मैदान में, कि उन्होंने कहा कि भगवान राम को उन्होंने वध कर दिया गया और रावण की रैली निकाली जा रही है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की राम की वध करने वाली बात उन्होंने कही है। मतलब सीधा सीधा है कि इस तरह की बयाने क्या रामद्रोही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम से राजनीति करती है और इस तरह की बार बार बयान देना, मैं समझता हूं एक पढ़े लिखे विधायक का कोई जानबूझकर नहीं, सोच समझकर दिया गया बयान। मैं समझता हूं कि भाजपा कालनेमी वाली भक्ति और क्या भारतीय जनता पार्टी पुरंदर मिश्रा जी के बयान से भगवान राम का वध हो गया है, रावण की रैली निकल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है इस पे? अगर सहमत है तो फिर उन्हें तो धन्यवाद दे देना चाहिए पुरंदर मिश्रा जी को। अगर सहमत नहीं है तो पुरंदर मिश्रा विधायक को नोटिस जारी करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और पूछना चाहिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया।
कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बिजली ऑफिस माकड़ी में घेराव और तालाबंदी कर विरोध जताया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी के अध्यक्ष गौतम साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद बिजली बिल के नाम पर आम जनता के जेब में डाका डाला जा रहा है। कांग्रेस सरकार में बिजली पूरी और बिजली बिल जेब में डाका डाला जा रहा। कांग्रेस सरकार में बिजली पूरी और बिजली बिल हाफ आता है, लेकिन इस विष्णु देव सरकार की बीजेपी सरकार में बिजली आधी और बिल 10 गुना से भी ज्यादा आ रहा है, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बिजली कार्यालय का घेराव और तालाबंदी करते हुए सरकार की इस नीति का विरोध किया जा रहा है। और इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रभारी हेमलाल बघेल ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी के बीच में जनता पर नया बोझ बिजली का बिल है, जिससे जनता परेशान है, जिससे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने माकड़ी विद्युत कार्यालय घेराव तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि सरकार ने बिजली का दाम बढ़ा दिया है और बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी है। स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार ने लूट मचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। अगर बिजली बिलों में कमी नहीं आएगी और बिजली बिल हाफ योजना को फिर से चालू नहीं करेगी तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आपको बताते चले कि घेराव और तालाबंदी का विरोध जताया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी के अध्यक्ष गौतम साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद बिजली बिल के नाम पर आम जन के जेब में डाका डाला जा रहा है। कांग्रेस सरकार में बिजली पूरी और बिजली बिल हाफ आता था, लेकिन इस विष्णुदेव साय की बीजेपी सरकार में बिजली आधी और बिल 10 गुना ज्यादा आता है। तो वहीं बालको थाना क्षेत्र के लालघाट शराब भट्टी के पास छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिला मंत्री पर कुछ लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। उसका मोबाइल फोन घटना के दौरान गिरकर गायब हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराना रिजदा निवासी पीड़ित मजदूरी का कार्य करता है और संगठन में जिला मंत्री है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पंडाल के पास आरोपी शनि ठाकुर और उसके साथियों के साथ उसका विवाद हुआ और मौके पर आपको बताते चले कि 112 पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और घर भेज दिया। लेकिन जब पीड़ित काम से लालघाट शराब भट्टी के पास आया तभी पूर्व जिला बदर शनि ठाकुर, राजा ठाकुर और अन्य साथियों ने उसे घेर लिया। गाली गलौज करने के बाद आरोपियों ने लाठी डंडा और रॉड से मारपीट की है। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान उसका मोबाइल कहीं गिरकर खो गया है। हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना को आसपास मौजूद कई लोगों ने देखा है, जिनके बयान भी दर्ज किए गए। जांच की जिम्मेदारी सहायक उप निरीक्षक माखनलाल पात्री को सौंपी गई है। तो वहीं आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन ने फ्लिपकार्ट की सहायता से बड़ा आयोजन किया है। इस आयोजन में उपस्थित बिहान की सभी स्व सहायता समूह की दीदियों का मुख्यमंत्री ने हार्दिक अभिनंदन किया और बिहान के माध्यम से आज स्व सहायता समूह की दीदियां न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, इतना ही नहीं दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश की स्व सहायता समूह की बहनों को अपने बनाए गए उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई और ये पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का सराहनीय प्रयास है। देखिए, आज
पंचायत ग्रामीण विकास विभाग एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट के हमारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर प्रदेश भर की हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें आई हैं, जिसमें अधिकांश लखपति बन चुकी हैं और करोड़पति बनने की ओर प्रयासरत हैं और उनको और अच्छा मार्केट मिले और मोबाइल के माध्यम से अपने सामानों को बेच पाएं, इसलिए आज फ्लिपकार्ट का प्रकाशशाला है और उसको ठीक से सब सीखेंगे समझेंगे तो और अच्छा उनको मार्केट मिलेगा। कहीं कि कोई भी बिजनेस में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बिजनेस में मार्केट नहीं मिलने से वो फेल हो जाता है, लेकिन अब हमको लगता है कि ये कार्यशाला काफी कारगर होगा। जनताना सरकार के 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित 49 माओवादी पर कुल 1,06,30,000 का इनाम था। जनवरी से अब तक माओवादी घटना में शामिल 421 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 410 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 137 माओवादी मारे गए। इस प्रकार से जनवरी से अब तक माओवादी घटना में शामिल 924 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। 599 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 195 माओवादी मारे गए। वहीं बड़ी बात आपको ये भी बताते चलें कि माओवादियों ने पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवादी संगठन के द्वारा लगातार मुख्यधारा में जुड़ने से संगठन के खोखली विचारधारा को बराबर झटका पहुंचते जा रहे हैं। जहां नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पूना, मारगेम, नियाद, निल्लानार योजना, शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने वाले सभी माओवादियों को 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी हैं उन पर कुल 1,06,00,000 का इनाम घोषित था, जिसमें डीवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8 प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला, घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीजन था वो जो सरकार के जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो उसमें दबाव बढ़ता जा रहा है, नए नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियत निलानार के तहत नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और विचारधारा है जल जंगल जमीन जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। 2 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सामने 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें कई सदस्य सीपीआई के कई पदों पर थे। यह आत्मसमर्पण राज्य की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के बाद हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक 2 दिन पहले बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 49 नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित है। सरेंडर नक्सलियों में डिविजनल कमेटी मेंबर, प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर, एसीएम जैसे बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। साथ ही हमारी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप लोग देख रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और 450 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है।
1500 से ज्यादा पहले ही कर चुके थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 70, 71 एक साथ आत्मसमर्पण किए और 103 किए हैं। तो ये अच्छा है। वो लोग विकास की मुखधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पिछले 2-3 दिन से हो रहे आत्मसमर्पण को सरकार इवेंट की तरह पेश कर रही है। सरकार 103 नक्सलियों का पूरा प्रोफाइल जनता के सामने जारी करे। बीजेपी शासनकाल में हुए फर्जी सरेंडर और निर्दोष आदिवासियों की गिरफ्तारी को बस्तरवासी आज भी याद करते हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन दी गई थी। क्या अब 2026 तक खत्म होगा? गृहमंत्री से पूछना चाहिए कि क्या वे नक्सलवाद खत्म होने की गारंटी देंगे। तंज करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह रायपुर में रुकेंगे। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नाराज हैं। गुटबाजी से पार्टी में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह से कि आज अमित शाह जी रायपुर भी आ रहे हैं और कल बस्तर जाएंगे। कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भाजपा में असंतोष और गुटबाजी चरम पर है। वरिष्ठ विधायक अपनी उपेक्षा से कहीं न कहीं नाराज है और नाराज होकर पूरी तरह से लामबंद हो गए और सरकार पर कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था फेल हो चुका है। भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है। इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह जी आज रायपुर आकर रुक रहे हैं और कल बस्तर जाएंगे। बस्तर तो एक बहाना है और डैमेज कंट्रोल करना ही उनका मेन निशाना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुने जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाने से रायपुर ग्रामीण के कई नए निवासियों के नाम कट सकते हैं। इस क्षेत्र में उड़ला, भनपुरी, उरकुरा, सोनडोंगरी, सरोरा जैसे औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जहां सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के कई कामगार और अन्य लोग 2003 के बाद दूसरे प्रदेशों से आकर स्थायी रूप से बसे हैं। इसलिए उनकी नामांकन सूची में नाम होना जरूरी है। दीपक बैज ने पूछा कि रायपुर उत्तर दक्षिण विधानसभा को पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं चुना गया, जबकि वह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता और निष्पक्षता की मांग की है, ताकि किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा ना हो। विशेष चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण करने के लिए रायपुर ग्रामीण विधानसभा को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया है। लेकिन सवाल उठता है कि रायपुर ग्रामीण ही क्यों? कि रायपुर में तो और बाकी 3 विधानसभा भी है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण 2003 के आधार पर चुनाव आयोग करेगी, जबकि रायपुर ग्रामीण में आप देखेंगे पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां उरला, भनपुरी, उरकुरा, सोनडोंगरी, सरोरा जैसे कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर रायपुर ग्रामीण में ही निवासरत हैं और बड़ी संख्या में वहां लोग 2003 के बाद निवास कर रहे हैं।
सरकार की हाफ बिजली बिल योजना बंद होने से गरीब और मध्यम वर्ग की जनता की जेब पर भारी असर पड़ा है। लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की महंगी बिजली उपलब्ध करा रही है। स्मार्ट मीटर लगातार सरकार जनता की जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है। दीपक बैज ने बताया कि आज और कल कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता से संपर्क कर उनसे समर्थन जुटा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।